बोल क्या रिजल्ट आ रहा भाई, लेड सल्फेट, दिस कन्वर्ट्स इनटू लेड सल्फेट। क्लियर ना? अगर हम यहां पे नेट रिएक्शन को फाइंड करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपको नेट रिएक्शन यहां पे फाइंड करना है तो रिएक्शन का समेशन करना पड़ेगा, डू द समेशन। बताइए, अगर यहां पे रिएक्शन का समेशन करेंगे, जो Pb2+ होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, बोला जा सकता है ऐसा ना। तो अगर यहां पे नेट रिएक्शन की बात करते हैं तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है ये तो कैंसल हो जाएगा, रिजल्ट यहां पर होगा Pb+ लिखा जा सकता है SO4 2-, दिस कन्वर्ट्स इनटू, बोल क्या आंसर आएगा, लेड सल्फेट बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एनोडिक रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है, और कायदे से देखा जाए तो यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई, Pb कन्वर्ट्स इनटू Pb2+। बाकी बात तो उसी तरीके से लिखा मैंने, लेड यहां पे Pb2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये एनोडिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन यहां पे लेड का हो रहा है, दिख रहा है सबको। अब बात करेंगे कैथोड की, देखना ध्यान से। अगर यहां पे बात करते हैं एट कैथोड, सोचो इतना आइडिया सबको है कि कैथोड का रिडक्शन पॉसिबल होता है, इतना आइडिया सबको है कि कैथोड का रिडक्शन पॉसिबल होता है ना। तो देख क्या कुछ हो सकता है, बहुत आसान है। देखो यहां पे सारे, इसका रिएक्शन आपको याद भी करना पड़ेगा। देख क्या हो सकता है भाई, कैथोड पे प्रेजेंट है PbO2 ना, ध्यान रखिए आपका PbO2 रिड्यूस होता है और ये फॉर्म करता है Pb2+। कैथोड पे PbO2 का रिडक्शन होगा, लेड का रिडक्शन होगा, लेड का रिडक्शन होगा ना भाई। देख कैसे, यहां पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहां पे लेड का +2 ना। बहुत आसानी से कहा जा सकता है कैथोड पे लेड का रिडक्शन होगा, और जो रिडक्शन साइट है वो कैथोड है, सबको पहले से इसका आइडिया है। अब इसको बैलेंस वगैरह करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं, सिंपल। यहां देखो ये +4 है, यहां पे +2 है ना, मतलब बहुत आसानी से कहा जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन पॉसिबल होगा। उसके बाद आपको यहां पे चार्ज को बैलेंस करना चाहिए, बोल चार्ज क्या, इधर चार्ज है +2 और यहां पे चार्ज फिलहाल है -2 ना। और चूंकि मीडियम एसिडिक है तो 4H+ यहां पर ऐड करेंगे, मीडियम एसिडिक, अरे सॉल्यूशन में H+ प्रेजेंट है ना, तो इधर यहां पे 4H+ को ऐड करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस किया जा सकता है वाटर ऐड करके। अगर RHS में वाटर ऐड किया जाए रिएक्शन पूरा बैलेंस हो जाएगा, सबको दिखाई दे रहा। तो ये कैथोड का प्राइमरी रिएक्शन है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, ध्यान से सोचना है। देखो उसके बाद क्या होगा, देख फॉर्मेशन Pb2+ का हो रहा है ना, ये जो Pb2+ होगा वो सॉल्यूशन में एंटर करेगा और वो सल्फेट एनाइन से कोलाइड करेगा, वो लेड सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहां पे रिएक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, आपका जो Pb2+ है यहां पर इसका रिएक्शन SO4 2- से होगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू, बोल क्या रिजल्ट आएगा भाई, दिस कन्वर्ट्स इनटू लेड सल्फेट। ये रिएक्शन आपका कैथोड का कंप्लीट हो गया। अब आपको यहां पे नेट रिएक्शन को फाइंड करना है, बोल नेट रिएक्शन क्या, दोनों का सम। अगर सम करेंगे, बोल क्या, Pb2+ से Pb2+ का कैंसलेशन करना पॉसिबल हो जाएगा, बाकी सबको सीधा ऐड करना है तो ऐड करो। अगर बाकी सबको सीधा ऐड करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, PbO2 और बता प्लस, और इसको लिखा जा सकता है बहुत आसानी से 4H+ प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा, दैट इज SO4 2-। 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, सबको दिखाई दे रहा है, दिस कन्वर्ट्स इनटू, अगर मैं RHS की बात करूं, बोल क्या रिजल्ट आएगा, PbSO4 प्लस यहां पर आएगा दैट विल बी वाटर, और ये फाइनल हो गया। तो ये हमारा एनोड का रिएक्शन है, ये हमारे कैथोड का रिएक्शन है। ये सारी बातें फैक्चुअल है, आपको याद ही करना पड़ेगा। पर याद करना पड़ेगा ना भाई, ये तो लेड स्टोरेज सेल जिसने डेवलप किया है उसने इसी तरीके से डेवलप करा है ना, तो यहां पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता, जो रिएक्शन है उसको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, आप इतना याद रखें, एनोड पे लेड का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे लेड ऑक्साइड का या लेड का रिडक्शन होगा। इतना याद करेंगे तो चलेगा, इसको जल्दी नोट करो। और भी कुछ यहां पे हमें करना है वो सब कुछ करेंगे, पहले इसको नोट करके कंप्लीट कर लो।
हो जाए तो बता देना। हो गया ना? चलो ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको यहां पे एडिशनली करना पड़ता है, एडिशनली करना होगा, तो चलिए उसको करते हैं। सबसे पहले बताओ, सेल रिएक्शन को फाइंड करना आएगा। अब इस सेल रिएक्शन को लिखना पॉसिबल है ना? इससे पहले हमने बहुत सारे सेल रिएक्शन नोट करे हैं कि भाई एनोड का रिएक्शन लेंगे, कैथोड का रिएक्शन लेंगे, दोनों का सम करेंगे, एक रेडॉक्स रिएक्शन अपीयर हो जाएगा, सबको याद है ना? दैट द सेल रिएक्शन। और ये इंश्योर करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का कैंसलेशन हो जाए। तो हम यहां पर सेल रिएक्शन को फाइनल करने जा रहे हैं। एनोड के रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है ना, कैथोड के रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। मतलब यहां पे समेशन आप करोगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, एक नेट रेडॉक्स रिएक्शन आपके पास अपीयर होगा, दैट इज आवर सेल रिएक्शन। तो चलिए थोड़ा सा यहां पे हमें थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। चलो सेल रिएक्शन यहां लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल यहां देखिए, नोट बाद में करिएगा। सबसे पहले यहां पे जरा सेल रिएक्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद आप नोट करना। सेल रिएक्शन का मतलब क्या? एनोडिक रिएक्शन प्लस कैथोडिक रिएक्शन, इंश्योर करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो अगर ये 2 रिएक्शन को इसी फॉर्म में ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कैंसलेशन पॉसिबल हो जाएगा ना। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आरएचएस में, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एलएचएस में है, तो ऐड करो, बोलो क्या रिजल्ट आएगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबको लिखना है तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देख क्या क्या आएगा बताता हूं। अगर सेल रिएक्शन लिखा जाए, रिएक्शंस ऐड करा जाए, पीबी, और बताइए, फिर यहां पे लिखा जा सकता है बहुत आसानी से PbO2 प्लस, और बोल ये हो जाएगा 4H प्लस प्लस, सल्फेट यहां पे 2 हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो इसको यहां पे साफ लिखा जा सकता है 2SO4 2 माइनस। एलएचएस का काम खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। बता आरएचएस में क्या करेंगे? बोल आरएचएस की बात कर, क्या लगता है? लेड सल्फेट आपका प्रोडक्ट है एनोडिक साइड का, वही प्रोडक्ट कैथोडिक साइड का भी है। जब समेशन करोगे ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो सिंपल यहां पे इसको लिखा जा सकता है 2PbSO4, और बताइए प्लस 2 वाटर यहां पर आपको दिख रहा है ना, 2 वाटर यहां पे अप्लाई करेंगे, ये आपका सेल का रिएक्शन हो गया। दिस इज आवर सेल रिएक्शन। थोड़ा सा दिमाग यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। सब यहां देखो, अभी लिखना मत, यहां ध्यान से देखो, यहां देखो ध्यान से सोचो। अगर मैं यहां पर इस वाले एंटिटी को H2SO4 के टर्म्स में लिखा जाना पॉसिबल है ना? अगर आपके पास 4H प्लस है, 2 सल्फेट एनाइन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2H2SO4। अरे हो सकता है ना? तो ये जो डेटा यहां पे लिखा है दैट इज इक्विवेलेंट टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा? दैट इज इक्विवेलेंट टू 2H2SO4। ध्यान से, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2H2SO4 ना, ये सबको देख रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अभी कुछ नोट मत करो, यहां देखो, कुछ नोट अभी नहीं करना है। अब यहां ध्यान से देखिए, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, सबको दिख रहा? इस रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स का ट्रांसफर है ना। ध्यान से, जो एनोडिक साइड है वो इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स का लॉस कर रहा है, जो कैथोडिक साइड है इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स को गेन कर रहा है ना। ऐसा याद करो, इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का चार्ज 1 फैराडे के बराबर होता है, सबको याद है ना? इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का चार्ज 1 फैराडे के बराबर होता है, ये सबको याद होगा। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देख। चलो पहला पॉइंट, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, अगर 2 मोल H2SO4 का कंज्यूम होता है ना, अगर 2 मोल H2SO4 कंज्यूम यहां पर होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 फैराडे चार्ज फॉर्म्ड, इज इक्विवेलेंट टू 2 फैराडे चार्ज फॉर्म्ड। अरे बात को समझे, लिख के बता भाई, बात को समझे क्या बोला मैंने? देख इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है कि नहीं? अगर मोलर लेवल पे बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स का ट्रांसफर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स का ट्रांसफर होगा तो 2 फैराडे चार्ज का जनरेशन होगा, बोला जा सकता है ऐसा ना। तो कॉन्सेप्ट यहां पे सिंपल सा कि H2SO4 के 2 मोल का अगर कंजम्पशन होता है तो 2 फैराडे चार्ज का फॉर्मेशन होगा, सबको देख रहा है। और इसी को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, अगर 2 मोल H2SO4 पे
2 फेरेडे चार्ज का जनरेशन होता है, तो 1 मोल पे क्या होगा, 1 का जनरेशन होगा। मतलब यहां पे सिंपल कहा जा सकता है, देखिए मतलब यहां पे सिंपल कहा जा सकता है कि जो मोल्स ऑफ H2SO4 होगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ फेरेडेज। जो मोल्स ऑफ H2SO4 यहां पर होगा, दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेरेडेज ना। मतलब कि अगर कोई सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, अगर कोई लेड स्टोरेज सेल का रिएक्शन आपको दिया हुआ है और आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, सपोज करो, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको केवल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि H2SO4 के कितने मोल्स का कंजम्पशन हो रहा है। अगर H2SO4 का कंज्यूम्ड मोल्स कैलकुलेट कर लिया जाए, वही तो नंबर ऑफ फेरेडेज होगा ना। और इस तरीके से चार्ज को डिसाइड करना पॉसिबल है, चार्ज को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अरे समझे, लिख के बता सारे। देख भाई, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद नहीं। लेकिन इस रिएक्शन में 2 मोल H2SO4 है ना, और इलेक्ट्रॉन का 2 मोल यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। 2 मोल का मतलब 2 फेरेडे। मतलब सिंपल कहा जा सकता है कि जितना H2SO4 यहां पे कंज्यूम होगा, उतने फेरेडे चार्ज का फॉर्मेशन होगा, बोला जा सकता है ऐसा ना। तो चलिए इसको नोट करिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी आपको थोड़ा सा यही लिख देता हूं, दूसरा पॉइंट भी देख। दूसरा पॉइंट क्या, ये तुम बताओ, अगर n फैक्टर H2SO4 का कैलकुलेट करोगे, क्या आंसर आएगा तो? अगर H2SO4 का n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 1 आंसर आएगा कि 2? 1 आंसर आएगा ना। अरे 1 ही आंसर आएगा ना। जैसे ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, सबको दिखाई दे रहा है, और आपको स्पीशीज के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन का मोल्स कैलकुलेट करना होता है ना। n फैक्टर कैलकुलेशन रेडॉक्स रिएक्शन में सबने सीखा हुआ है। तो चूंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का 2 मोल्स है और H2SO4 का भी 2 मोल्स है ना, तो H2SO4 के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का इन्वॉल्वमेंट होगा। बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि सेल रिएक्शन में, लेड स्टोरेज सेल के रिएक्शन में जो H2SO4 का n फैक्टर होता है, ये 1 के बराबर होता है। अरे 2 तब ना जब ये एसिड जैसा बिहेव करेगा, मगर यहां तो रेडॉक्स रिएक्शन है ना। ये बात बहुत बार रिपीट हो चुकी है कि अगर मैटर रेडॉक्स रिएक्शन का होगा, तो जो n फैक्टर कैलकुलेशन का तरीका है वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंट हो जाता है। आपको स्पीशीज के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के मोल्स का इन्वॉल्वमेंट कैलकुलेट करना होता है ना, तो 2 मोल पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो 1 पे 1 का होगा, n फैक्टर यहां पे H2SO4 का 1 के बराबर होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्लियर ना? तो चलो इतना नोट करो, उसके बाद अगले सेल की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। अगला डिस्कशन आपको फ्यूल सेल का करना है, इसको जल्दी नोट करके कंप्लीट करो, है ना। हो गया नोटेड? हाँ भाई, नोट हो गया ना सबका। अगला हेडिंग दो, लिखो फ्यूल सेल। अगला टॉपिक, हेडिंग दो फ्यूल सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 इज फ्यूल सेल। देख बड़ा सिंपल है, यहां पर भी वही बात है, सब कुछ फैक्चुअल होगा, आपको सीधा याद करना पड़ेगा। सी व्हाट एवर द फ्यूल सेल, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एनोड कैथोड का रिएक्शन फाइनल करेंगे, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए डायग्राम से शुरुआत करते हैं, देखो क्या हो सकता है। ध्यान से देखना, ये आपका वेसल, ये सेल वेसल हो गया लाइक दिस।
ये आपका सेल वेसल है। देख इसमें करते क्या है, ये है परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है जिसमें परफोरेशन होता है, छोटा छोटा होल्स बना होता है। मैं अभी लिख के बता रहा हूं सारी चीजें। ये दूसरा परफोरेटेड इलेक्ट्रोड होगा, समथिंग लाइक दिस। ये क्लोज्ड है, ये यहां से ऐसे क्लोज्ड है। इधर से एक गैस का इनलेट बना हुआ है जिससे हम बाहर से अंदर गैस को पंप कर सकते हैं। सेम इनलेट, ऐसा ही इनलेट यहां पर भी बना हुआ है जिसमें बाहर से गैस को अंदर पंप किया जाता है, बाहर से गैस को अंदर पंप किया जाता है। चलो मैं लिखना स्टार्ट कर दो। देखो ये है परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स, दीज आर परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स, दीज आर परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहां पर होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब बेस होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहां पर होगा वो बेस होगा, है ना। तो चल बेस यहां पे ले सकते हैं, क्या ले लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जा सकता है। बेस आपको यहां पे लेना है तो आमतौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। अब देखिए एक साइड से पास करेंगे हाइड्रोजन गैस, यहां से पास करना है क्या, तो हाइड्रोजन गैस। यहां से पास करेंगे ऑक्सीजन गैस, यहां से पास करेंगे ऑक्सीजन गैस। देखो अब ये जो इलेक्ट्रोड होगा इस पे चार्ज आएगा माइनस। कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, मतलब ये एनोड हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड यहां पर इस पे चार्ज होगा प्लस ये आपका कैथोड हो गया। दिख रहा सबको ना। अब इसका सेल रिएक्शन आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे ये एनोड हो जाता है, ये कैसे कैथोड हो जाता है। तो वही बात है, एनोड का रिएक्शन यहां पे आपको याद करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करेंगे एनोड का रिएक्शन, आइडेंटिफाई करेंगे कैथोड का रिएक्शन, सेल रिएक्शन को भी लिख लेंगे। तो चलिए सबको बारी बारी से डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो क्या होगा एट एनोड। अगर मैं बात यहां पर एनोड की करूंगा, सबको इसका आइडिया है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है ना, और ये कैसे पॉसिबल होगा थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। आप यहां देखिए क्या होगा। देखो चलो हाइड्रोजन गैस यहां से पास करेंगे तो क्या होगा ना कि जो हाइड्रोजन गैस होगा वो इस इलेक्ट्रोड के परफोरेशन में डिफ्यूज हो जाएगा। समझे बात को ना। OH माइनस भी यहां पे डिफ्यूज्ड स्टेट में होगा, सबको श्योर है। अगर परफोरेशन प्रेजेंट है OH माइनस इस इलेक्ट्रोड में एंटर करेगा ड्यू टू परफोरेशन। हाइड्रोजन गैस को यहां पे पंप करेंगे, वो भी यहां पे एंटर करेगा, बोला जा सकता है ऐसा ना। तो परफोरेशन के कारण से इसमें हाइड्रोजन गैस एंटर करेगा, OH माइनस एंटर करेगा और एनोड का रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा मैं लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। एनोड का रिएक्शन ये रहता है हाइड्रोजन प्लस यहां पर क्या OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। इसको बैलेंस करें, यहां पे 2 अप्लाई करो, यहां पे 2 अप्लाई करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां पर हो गया। ये आपका एनोड का रिएक्शन है जो कि एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये बात तो सबको कम से कम याद हो ही गया होगा। तो ये एनोड का रिएक्शन होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये फैक्चुअल बात है, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए कैथोड की बात करेंगे। देख कैथोड का मतलब क्या, कैथोडिक रिएक्शन यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करते हैं एट कैथोड, सोचो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर है ना, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहां पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, यहां पर क्या बोल, वाटर भी प्रेजेंट होगा। देखो यहां पे एक रिएक्शन होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। देख रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन गैस, सोचो ना ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होकर इसके अंदर आएगा ड्यू टू परफोरेशंस आएगा, और ये वाटर से मिलेगा। ये किससे मिलेगा, वाटर से। तो ऑक्सीजन प्लस यहां पे लेंगे वाटर, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, दिस कन्वर्ट्स इनटू OH माइनस। अब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू OH माइनस। इसको बैलेंस कर लें तो ऐसा करते, देखिए थोड़ा सा इस तरीके से करें, वाटर है तो यहां पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन को हाफ कर दो, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा बोल, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कैलकुलेट कर भाई दोनों साइड, एक यहां पर एक यहां पे, 2 ऑक्सीजन,
दूसरी साइड है, हाइड्रोजन दो, दूसरी साइड भी है, चार्ज भी बैलेंस हो गया ना। ये आपका रिएक्शन कैथोड का होता है। अरे बात को समझे सारे? एनोड पे ये रिएक्शन होगा, कैथोड पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। इसको सिंपल आपको याद करना होगा। क्लियर ना? चलिए अब नेट रिएक्शन की बात करेंगे। नेट रिएक्शन अगर आपको डिसाइड करना है तो दोनों का सम करना पड़ेगा। और क्या नेट रिएक्शन अगर आपको डिसाइड करना है तो एनोडिक रिएक्शन प्लस कैथोडिक रिएक्शन की बात करेंगे, ये करना पड़ेगा ना। डू द समेशन। तो अगर यहां पे नेट रिएक्शन की बात करें जिसको सेल रिएक्शन कहा जाएगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा बता तो। अगर सेल रिएक्शन की बात करेंगे बोल क्या लगता है भाई? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बता जरा जल्दी। एक वाटर यहां पर है, दो वाटर यहां पर है ना, तो मतलब ऐसा दो वाटर यहां पर तो एक वाटर बचेगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं, देखिए रिएक्शन यहां पर क्या हाइड्रोजन प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा 1/O2 कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ये आपका रिएक्शन है। इनफैक्ट ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है ना, इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर बन रहा है। तो ये आपका सेल रिएक्शन है, ये आपका फ्यूल सेल है। तो सब कुछ यहां पे फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा, है ना। एनोड का रिएक्शन ये होता है, कैथोड का रिएक्शन ये होगा, और दोनों का सम करेंगे तो सेल रिएक्शन खुद ब खुद आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जैसे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द फ्यूल सेल, तो आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए यही 3 सेल हमारे सिलेबस में है। सिलेबस खोल के देखे 3 ही सेल है। जो लिथियम आयन सेल है वो आपके सिलेबस से बाहर है तो उसको टच नहीं करना। लिथियम सेल सिलेबस में नहीं है, उसको हम टच नहीं करेंगे। तो जो याद करने वाली बातें हैं उसको उतना ही रखो जितना सिलेबस के अंदर है, सिलेबस से बाहर मत जाओ, ठीक है ना। तो 3 सेल सिलेबस में है, तीनों हमने डिस्कस कर लिए और ये कंप्लीट हो गया। क्लियर ना? इसको जल्दी नोट करिए। उसके बाद यहां पर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोरोजन। कोरोजन का मतलब समझ में आता है ना? क्या मतलब बोल तो? कोरोजन का मतलब क्या? जंग लगना, यही ना। तो कोरोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है ना, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो रस्टिंग के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा। ये भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर रस्टिंग से क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, जहां तक मुझे याद है ना। तो चलिए कोरोजन को इसके बाद कंप्लीट करेंगे, इसको जल्दी नोट करो, उसके बाद बात करते हैं। हो गया नोटेड? हो गया ना? आगे स्टार्ट करो, हेडिंग दो कोरोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग इज कोरोजन। हमें कोरोजन में डिस्कशन केवल रस्टिंग ऑफ आयरन का करना है। आयरन का एग्जांपल लेंगे और उसकी बात करेंगे। हेडिंग दो रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन के नीचे लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन। हेडिंग इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी का डिस्कशन आपको यहां पे करना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि भाई लोहे में जंग क्यों लगती है, आयरन रस्ट क्यों हो, आयरन में रस्टिंग क्यों हो जाता है, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। पहली बात तो इसका ध्यान रखना है, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे काम करता है
इसके रिएक्शंस को थोड़ा सा नोट करेंगे, उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कोरोजन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखो क्या हो सकता है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो इट्स अ ब्लॉक ऑफ आयरन जहां पे एक छोटा सा डेंट लगा हुआ है। ये ब्लॉक ऑफ आयरन है, इसमें एक छोटा सा डेंट यहां पे लगा हुआ है। इस डेंट में मॉइस्चर आ गया। इस डेंट में क्या आ गया? मॉइस्चर आ गया। एनवायरमेंट से वाटर आ गया, मॉइस्चर आ गया। ठीक है ना? तो चल इस डेंट में यहां पे वाटर का कोई ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, ऐसे सोच लेते हैं। ठीक है ना? अब एक होता क्या है, इस ड्रॉपलेट का कंपोजिशन थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। देखो क्या क्या कंपोजिशन ड्रॉपलेट का होगा, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। सोचिए, वाटर में थोड़ा सा ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है ना भाई। ऑक्सीजन वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है। हेनरीज लॉ के हिसाब से ऑक्सीजन थोड़ा सा ही डिसॉल्व करेगा, लेकिन डिसॉल्व तो करेगा ना। जो जितना एक्वेटिक लाइफ है ना, एक्वेटिक लाइफ समझते हो ना, वो सब उसी ऑक्सीजन पे जिंदा होता है जो वाटर में डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है। मतलब कि ये जो आपका ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है जो इस डेंट के अंदर डला हुआ है, इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट होगा, ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है ना। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, इस वाटर के ड्रॉपलेट में पहली बात क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। इस ड्रॉपलेट में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड स्टेट में होगा, ऐसा बोला जा सकता है ना। और सोचिए, इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट है, सबको मालूम है ना। तो CO2 भी यहां पे इसमें डिसॉल्व होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। इस वाटर के ड्रॉपलेट में CO2 प्रेजेंट होगा, ऐसा बोला जा सकता है। और हमें मालूम है कि ये जो CO2 होगा ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिक एसिड। आपको शायद पता होगा कि CO2 वाटर से रिएक्शन करता है, दिस कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, जिस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर होगा उसमें डिसोसिएशन होता है, और जब डिसोसिएशन यहां पर होगा तो फॉर्मेशन होगा 2H प्लस का। प्लस लिखा जा सकता है CO3 2 माइनस। मतलब यहां पे स्पष्ट है कि जो ड्रॉपलेट यहां पे वाटर का होगा वो एसिडिक होगा ना। जब एसिड का, जब H प्लस का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है तो जो ड्रॉपलेट का मीडियम होगा वो एसिडिक होगा, ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है। ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, वाटर तो है इसमें, ये वाटर का ही ड्रॉपलेट है, इसमें वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो किसी डेंट पे अगर मॉइस्चर आ जाए ना तो इतनी सारी चीजें पॉसिबल होती है। ये उस मॉइस्चर ड्रॉपलेट का ये कंपोजिशन हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप सबको इसका आइडिया है कि जो मेटल होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है ना, उसके पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है। तो अगर मेटल ऑक्सीडाइज होगा, बोल यहां पर Fe का अगर ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मेशन किसका होगा बता? Fe2 प्लस का, और ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के कारण से होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू Fe2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो आयरन का एटम्स यहां पर है, या जो ब्लॉक यहां पर है, वो आपका एनोड है। वो आपका क्या है बोल? एनोड है। और जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर यहां पर होगा वो कैथोड हो जाएगा। कैसे होगा उसी की बात करेंगे, ध्यान से देख। तो अगर यहां पे बात करते हैं एट एनोड, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। अगर यहां पे बातें करेंगे एट एनोड की, बोल क्या रिजल्ट आएगा? अगर एनोड की बात करेंगे, रिएक्शन आपके पास यहां पर क्या बोल? Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं डेटा के हिसाब से अगर चलता हूं ना तो जो E नोट यहां पे होता है दिस इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट्स। एनोडिक रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट्स। अब देखिए होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां पहुंचेगा और यहां पे रिडक्शन हो जाएगा। जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है ना, जो मॉइस्चर यहां पर आपको दिख रहा है उसमें रिडक्शन होगा, और जो साइट ऑफ रिडक्शन है वो हमेशा कैथोड कहलाता है। इसका आइडिया पहले से है। तो वाटर ड्रॉपलेट मीडियम एसिडिक है, रिडक्शन वहां पर होगा, तो रिएक्शन कैसा होगा मैं लिख के दिखाता हूं। देखो क्या होगा। अगर यहां पे बात करेंगे एट कैथोड, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। अगर यहां पे बात करेंगे एट कैथोड, देखो क्या हो सकता है, सीधा रिएक्शन। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो कि मॉइस्चर के तौर पे यहां पे इस डेंट में प्रेजेंट है, यही कैथोडिक साइट है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और यहां पर क्या प्रेजेंट है? H प्लस। इसमें रिडक्शन होगा, और जब इसमें रिडक्शन होगा फॉर्मेशन यहां पर होगा वाटर का।
फॉर्मेशन किसका बोल? वाटर का फॉर्मेशन यहां पर होगा। अब ये सब कैसे होगा, चलो इसको बैलेंस करके फिर बाकी बात करेंगे। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ध्यान से देख कैसे करेंगे इसको बैलेंस्ड। हाँ जी, O2 है, यहां पे क्या कर दो, ट्वाइस लगा दे, या काम कर यहां पे हाफ O2 कर ले, नहीं नहीं देखते, यहां पे ट्वाइस कर दो, 4H प्लस, अरे 4 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया बैलेंस्ड। ऑक्सीजन दोनों साइड दो दो है ना, हाइड्रोजन 4 है और चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आपको याद आएगा, इसका उल्टा रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन किया था तो हमने वाटर के ऑक्सीडेशन और वाटर के रिडक्शन की बात करी थी। और याद है, वाटर का जो एसओपी होता है ये -1.23 वोल्ट होता है और इसका जो एसआरपी होगा -0.83 वोल्ट होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को उल्टा सोचना, इस रिएक्शन को उल्टा सोचोगे तो वही रिएक्शन आएगा जो हमने पढ़ा था, जिसका हमने एसओपी निकाला था -1.23 वोल्ट, याद करिए, निकाला था ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर उसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया ना। देखिएगा, ये वाटर का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, वाटर के ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दिया ना। इसका मतलब है कि अगर यहां पर इस रिएक्शन का ई नोट कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा। अगर रिएक्शन उल्टा होता तो ये होता -1.23 वोल्ट होता ना, मगर रिएक्शन उल्टा तो है नहीं। इसका मतलब है अब जो ई नोट यहां पर होगा, दिस इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। हर बात को समझे, हर बात को समझे। ऐसा रिएक्शन, इसको उल्टा करके सोच, इसको उल्टा करके सोचना। ये हमने पढ़ा था ना, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का डिस्कशन किया था, उसमें हमने वाटर का ऑक्सीडेशन कराया था ना। तो इसका जो उल्टा रिएक्शन है, ये वाटर के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, जिसका डेटा हुआ करता था -1.23 वोल्ट। मगर रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा गया है ना, तो डेटा माइनस से प्लस हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अब एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि चलो अब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बराबर करना है ना, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटर होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। बेटर क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? ये थोड़ा कंजस्टेड होने वाला है तो भी आपको दिख जाएगा, 2Fe कन्वर्ट्स इनटू 2Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। और आपको याद होगा, और याद है, मल्टीप्लाई करने से ई नोट थोड़ी चेंज होता है, याद करना। ये जो ईएमएफ है या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। अरे कुछ याद है लिखे होता? याद है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना। मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से ई नोट को फर्क नहीं पड़ता, याद करिए, या घर पे नोट्स देखिएगा तो याद आ जाएगा। तो अगर इसका ट्वाइस करेंगे तो ये ट्वाइस नहीं होगा, याद करिए ना। तब ना हम इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करते हैं। कुछ याद है पुराना? अबे याद है, एक सेक्शन का डिस्कशन हमने किया था ना, कि भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, खासकर मेंस लेवल में, कि भाई कुछ रिएक्शन आपको दिया होता है, उसका ई नोट आपको गिवन होता है ना। एक ऐसा रिएक्शन आपको दिया होता है जिसका ई नोट नहीं दिया होता है, उसका कैलकुलेट करना होता है। तो क्या रिएक्शन जोड़ेंगे ई नोट ऐड होगा? नहीं। हमने क्या बोला था, डिस्कशन याद है? जहां जहां ई नोट प्रेजेंट है उसको डेल्टा जी नोट में कन्वर्ट किया था हमने ना, क्योंकि जो कैपिटल जी है वो एक्सटेंसिव है, उसको जोड़ा जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है। जहां तक कैपिटल ई का सवाल है, उसको ना तो जोड़ना पॉसिबल है ना उसको घटाना पॉसिबल है। वो सब हमने किया हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो चलिए यहां देखिए, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, उससे ई नोट को फर्क नहीं पड़ेगा ना। और मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि जब हम सेल रिएक्शन यहां पे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना बिल्कुल जरूरी है ना, तब ना रेडॉक्स रिएक्शन आपके सामने आएगा, जो कि आपका सेल रिएक्शन होगा। तो यहां पे कोई सेल तो नहीं है ना, तो हम उसको नेट रिएक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? नेट रिएक्शन बोलेंगे। तो देखिएगा, अगर हम यहां पे नेट रिएक्शन की बात करें ना, अगर हम यहां पे नेट रिएक्शन की बात करेंगे, सोच क्या होगा, दोनों का समेशन ही करना पड़ेगा ना। तो आराम से दोनों का समेशन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सोचो क्या क्या होगा, बोल। ये होगा 2Fe, दिख रहा, प्लस लिखा जा सकता है बहुत आसानी से O2 प्लस यहां पे 4H प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस कन्वर्ट्स इनटू, बोल क्या रिजल्ट आएगा भाई?
इसको यहां पे करेंगे 2Fe2 प्लस, प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा वाटर, ये आपका नेट सेल रिएक्शन हो गया। नेट रिएक्शन का अगर ई नोट कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास एनोड का एसओपी है ना, हमारे पास कैथोड का एसआरपी है। देख रहा है रिडक्शन तो हो रहा है ना। तो ई नोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको याद है? एनोड का एसओपी प्लस कैथोड का एसआरपी ना, मतलब दोनों का सम करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? अगर दोनों का सम करेंगे, रिजल्टेंट यहां पर होगा 1.67 वोल्ट। सबको देख रहा है? अब ये डेटा पॉजिटिव है। कुछ पुराना याद कर भाई, कुछ पुराना याद करो। कभी बोला था ना कि अगर सेल का ईएमएफ या रिएक्शन का ईएमएफ पॉजिटिव होगा, कुछ याद है? तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जीरो होगा तो आपका जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। अरे कुछ याद है? हमने ईएमएफ को स्पॉन्टेनिटी से रिलेट किया था ना। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा नोट्स आप रिवाइज करेंगे, आपको याद आ जाएगा। अभी मत करना, क्लास के बाद कर लेना। तो मतलब यहां पर ई नोट पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। यानी जो आयरन का रस्टिंग प्रोसेस है, दैट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अभी रस्ट का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, कुछ और रुक जाओ, देखो रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, मतलब इतना श्योर है ना कि यहां पर Fe2 प्लस का नेट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि रिएक्शन का जो ई नोट है वो पॉजिटिव है। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो Fe2 प्लस है ना, ये इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से या जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करता है। देखिए क्या रिएक्शन होगा, O2 प्लस यहां पे वाटर, दिस कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3 प्लस यहां पर H प्लस का फॉर्मेशन होगा। इसको बैलेंस करिए, कैसे करेंगे बोलो? यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 1/2 कर लो, यहां पे 1/2 कर लिया, ठीक है। यहां पे 2 लग जाएगा और यहां पे 4H प्लस। देख रिएक्शन बैलेंस हो गया। Fe2O3 का फॉर्मेशन होता दिख रहा है। अल्टीमेटली जिस Fe2O3 का फॉर्मेशन यहां पर होता है ना, ये एक्स वाटर से रिएक्शन करता है। एक्स वाटर मतलब यहां जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा उससे रिएक्शन करेगा, और जब उससे रिएक्शन होगा दिस कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3 डॉट एक्स वाटर। यही रस्ट है, यही रस्ट है और यही रस्टिंग ऑफ आयरन है। और बात को समझे? देख मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये एनोडिक रिएक्शन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। तो ठीक है, एनोडिक रिएक्शन, ये कैथोडिक रिएक्शन, ये दोनों फैक्चुअल बातें हैं। सबका लॉजिक यहां पे मैंने बता रखा है कि भाई इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसमें H प्लस भी प्रेजेंट होगा, मीडियम एसिडिक होगा। उसके बाद नेट रिएक्शन लिखा मैंने, Fe2 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, Fe2 प्लस कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3, और जब Fe2O3 वाटर से रिएक्शन करेगा तो रस्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है जो कि आपको पढ़ना होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, उसको लिखना होता है। आप इसको नोट करेंगे। फिर आपको यह भी सीखना है, फिर आपको यह भी सीखना है, ध्यान से, फिर आपको यह भी सीखना है कि रस्टिंग को रोका कैसे जाए, है ना। ये बोर्ड एग्जाम का बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि भाई एक्सप्लेन करिए कि रस्ट को कैसे रोका जा सकता है। वो सारी बात हम यहां पे करेंगे, पहले इसको नोट करो। चलो पहले इसको नोट करो फिर बात करते हैं। ये सारी बातें फैक्चुअल है। आज जो जो हमने पढ़ा ना, टाइट्रेशन के बाद जितना कुछ हमने पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे फैक्चुअल है। आपको उसको याद करना ही होगा, तो 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, है ना। चलिए जल्दी नोट करिए। हो गया? अरे हो गया ना। अगला हेडिंग दो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हेडिंग दो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन।
प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, उस पर थोड़ा सा बात आपको करना पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंस है, एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम में हाईली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके कई सारे मेथड्स है, हम सबका डिस्कशन यहां पे बारी बारी से करेंगे। ये सबका नोट हो गया ना? तो देखो, पहला मेथड देख, पहला पॉइंट क्या हो सकता है, पहले समझ लो, उसके बाद लिखना, सोचना। अगर